तो जब हमने डिजायर्ड डीएनए को प्योर फॉर्म में प्रिसिपिटेट कर दिया, डिजायर्ड डीएनए आ गया, तो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर में डिजायर्ड डीएनए आया। अगर वो डिजायर्ड डीएनए को हम लोग वेक्टर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वेक्टर पे अपलोड करें और उस दौरान मानो वो डिजायर्ड डीएनए कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा? फिर से हमको पूरा आइसोलेशन प्रोसेस की ओर जाना पड़ेगा ना। यस मैम। यस मैम। अब देखो, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली लैब में डिजायर्ड डीएनए को एम्पलीफाई कराते हैं, मतलब उसके नंबर को इंक्रीज कराते हैं। जस्ट लाइक आपका जीरोक्स कॉपी, अगर मेरे पास एक पेज लिखा हुआ अच्छे से आ गया, तो क्या करेंगे, मानो उसको स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है और एक सैंपल भी रखना है, तो वो क्या करेंगे कि उसको पूरा जीरोक्स कॉपी बनाएंगे और फिर उसके साथ जो काम करना है करेंगे। तो फिर क्या, इसी चीज को हम लोग लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली डिजायर्ड डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उसके नंबर को इंक्रीज करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। देखो, सबसे पहले डिजायर्ड डीएनए सेलेक्ट किए, जो हमें प्रोटीन चाहिए वो मन बना लिए कि ये इस प्रोटीन का हमें प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोटीन का हमें प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डीएनए सेलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे, मतलब उसके नंबर को इंक्रीज करेंगे। हम लोग एक बार जो पिछली बार सीएसआईआर विजिट किए थे, उसमें भी ये पीसीआर मशीन दिखाया गया था, बिल्कुल जीरोक्स मशीन की तरह रहता है। उसमें एक वेल टाइप बना रहेगा, निडल से उसमें डिजायर्ड डीएनए के फ्रैगमेंट्स को लोड कर देंगे एंड देन टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे, और आपका वही डिजायर्ड डीएनए सेवरल जीरोक्स कॉपी पेज के तौर पे वो बनकर आपका प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा और निकल जाएगा। So this is done by PCR, which is totally artificial process performed in laboratory. PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene, that is DNA of interest, is synthesized in vitro, mean outside the living cell, inside glass, or inside the laboratory, in laboratory. Is synthesized in vitro using, इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यूजिंग सेट्स ऑफ प्राइमर, स्मॉल केमिकली synthesized oligonucleotide that is complementary to the region of DNA. उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बायो नेचुरल प्रोसेस में जिस जिस एंजाइम का और न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर का यूज होगा, वो सारा हम लोग इसको रॉ मटेरियल के तौर पे मशीन में फीड करेंगे आर्टिफिशियली। तो हमें सबसे पहले डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, बताओ? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, ओरिजिन तो ऑफ रेप्लिकेशन तो साइट है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ गया, डीएनए पॉलीमरेज वहां बाइंड कर दिया, तो सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होता है? उसको उससे पहले कोई स्ट्रैंड चाहिए या नहीं चाहिए, जिसके बाद वो स्टार्ट होता है? डीएनए पॉलीमरेज को फर्दर फंक्शन करने के लिए एक तो डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए ही चाहिए, वो तो सेगमेंट हम उसमें ऐड करेंगे ही। लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मतलब स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट बनता है, एंड दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज, उसके बाद वो सिंथेसिस स्टार्ट होता है और लास्ट में उस सेगमेंट को ब्रेक भी किया जाता है, हटा के फिर वहां पे डीएनए का नया सिंथेसिस भी होता है। भूल गए? दैट इज प्राइमर। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का
दैट इज स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट बनता है ना दोनों स्ट्रैंड पे, दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड अलग होंगे, अलग होने के बाद एक छोटा सा स्ट्रैंड प्राइमर बनता था ना, उसके बाद सिंथेसिस स्टार्ट होता था। और ये प्राइमर कौन बनाता था, इसका एंजाइम कौन था? प्राइमेज। यस, प्राइमेज एंजाइम। तो ये प्राइमर के लिए हम लोग स्मॉल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि कंप्लीमेंट्री रहेगा हमारे डिजायर्ड डीएनए से, वो हम मशीन में फीड किए हुए रहेंगे। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज, सारा एंजाइम उसमें हम डाले रहेंगे। अब the enzyme extends the primer using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as the template। जो शुरुआत में हम लोग डीएनए फीड किए हुए रहते हैं, दैट विल एक्ट एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब उसी को एम्पलीफाई करना है, उसी को डॉटर डीएनए बना के और वो मल्टीप्लाई करेगा। और वो टेम्पलेट कौन सा है, हमारा डिजायर्ड डीएनए। स्टार्ट करने के लिए प्राइमर्स को डालेंगे जो कि हमारे डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तभी तो वहां प्राइमर अटैच होगा। प्राइमर बनने के बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज, उसमें हम एंजाइम डाले रहेंगे और रॉ न्यूक्लियोटाइड्स भी फीड किए रहेंगे। नहीं तो वो कहां से मशीन न्यूक्लियोटाइड कहां से लाएगा? जैसे हम लोग जीरोक्स करते हैं तो कार्बन डाले हुए रहते हैं ना, पेपर डालते हैं ना, और इंक डालते हैं कि नहीं डालते हैं, कि बिना पेपर और बिना इंक का वो जीरोक्स कॉपी बना देता है। रॉ मटेरियल मशीन में डालते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो उसी तरह जो हमको डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जिस जिस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, रॉ न्यूक्लियोटाइड्स होगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड का मोनोमोरिक न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, तब वो अटैच होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो वो सारा मशीन में फीड किया जाता है। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately million times। 1 मिलियन कॉपी बनाया जा सकता है और टाइम सेट करके। Such a repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus। इस लाइन को टिक करेंगे। अब देखो, जो हमारा नेचुरल डीएनए पॉलीमरेज है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जनरल हम लोगों के बॉडी में, वो डीएनए पॉलीमरेज किस टेम्परेचर पे एक्टिव रहेगा? जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स किस टेम्परेचर पे एक्टिव रहते हैं? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यस, वेरी गुड, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जब हम इस पीसीआर मशीन को और इसके स्टेप्स को देखेंगे ना, तो पीसीआर में टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है टेम्पलेट को तोड़ने के लिए। मतलब इसमें हम लोग पढ़े थे ना कि एक हेलिकेज एंजाइम होता है और वो दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है। इसमें हम लोग इस मशीन में टेम्परेचर को अप डाउन करके, दो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पेरेंटल डीएनए जिसको हम लोग डाले हैं, वो टेम्परेचर को हम लोग हाई करके दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हैं। अब देखो, अगर हमारा नेचुरल जो हमारे बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें यूज किया जाएगा, तो टेम्परेचर को हाई करने के दौरान, जो कि 75 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, उस दौरान हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज ब्रेक हो सकता है और एक्टिव नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ऐसा डीएनए पॉलीमरेज ढूंढा जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल है, जो कि हाई टेम्परेचर में रहता ही है, और वो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस। ये बहुत हाई टेम्परेचर में पाया जाता है, इसलिए इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो हम लोग पीसीआर मशीन में जो टेम्परेचर को हाई करते हैं उसमें भी एक्टिव रहता है। ओके, इन ड्यूरिंग पीसीआर, जब हम लोग फॉरेन डीएनए को या जो जिस भी डीएनए को एम्पलीफाई करना है, उसमें जब हम लोग डालते हैं, उसके बाद टेम्परेचर को हाई करते हैं, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए, उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। फिर जब टेम्परेचर हाई रहता है, तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अगर हम लोग यूज करेंगे, तो देन दैट डीएनए पॉलीमरेज विल बी डिस्ट्रॉयड।
it will lack it enzymatic activity. But then we search about a DNA polymerase जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहे, और वो हमें कहां से मिला, किस बैक्टीरिया से मिला? थर्मस एक्वेटियस। यस, थर्मस एक्वेटिकस। इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट गिव्स अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो कि इस मशीन में टेम्परेचर को जब हम हाई करते हैं उसमें भी ये स्टेबल रहता है और एक्टिव रहता है, which remain active during the high temperature induced denaturing of the double stranded DNA. डीनेचर का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, इसका मतलब डीनेचर करना होता है। और एनीलिंग का मतलब होता है टू ज्वाइन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो पीसीआर में दोनों चलता है, डीनेचर और एनीलिंग। मतलब डीनेचर पेरेंटल डीएनए को स्ट्रैंड का ब्रेक करते हैं और एनीलिंग करने के लिए टेम्परेचर को डाउन करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो जितनी बार डॉटर डीएनए बनेंगे वो सब टाइम सेट रहता है, कब टेम्परेचर को हाई करना है, कब टेम्परेचर को लो करना है। तो टेम्परेचर को हाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए। यस, जो हमारा डीएनए है, जो हम फीड किए हैं वो डबल स्टैंडर्ड है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए टेम्परेचर को हाई करते हैं ताकि वो ब्रेक हो और सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करे। उसके बाद हम प्राइमर डाले हुए रहते हैं, वो प्राइमर को अटैच करने के लिए फिर टेम्परेचर को डाउन करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो एनीलिंग होगा, मतलब जुड़ेंगे, प्राइमर जुड़ेगा। उसके बाद जो हम लोग थर्मस एक्वेटिकस से जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज डाले हुए हैं, वो तब भी जो जब टेम्परेचर को हाई किए थे उस वक्त से लेकर जब टेम्परेचर को लो किए वो एक्टिव ही रहेगा। उसके बाद वो डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा और फिर एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बन जाएंगे। फिर उस दोनों स्ट्रैंड को तोड़ना होगा तो फिर टेम्परेचर हाई करेंगे, फिर डीनेचर होगा, फिर टेम्परेचर लो करेंगे, फिर एनिलिंग होगा। तो हर बार टेम्परेचर हाई लो करेंगे, जो कि बिल्कुल मशीन में फिट रहता है, टाइम फिट रहता है कि कितने टाइम तक हम लोगों को ये करना है और हम लोगों को कितना प्रोडक्ट चाहिए नंबर में, उस नंबर में हम लोग पूरे टाइमिंग के साथ उसको फिट कर देते हैं और वो अपना प्रोडक्ट बना के निकाल देता है। The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with the vector for further cloning. अब जब डिजायर्ड डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा फिर हम लोग वेक्टर पे वेक्टर से इसको अपलोड कराएंगे वेक्टर पर, और हमारा डिजायर्ड डीएनए का नंबर भी काफी ज्यादा रहेगा। अब देखो नंबर काफी ज्यादा रहेगा और मानो कि वेक्टर कम है तो अपलोडिंग की संख्या, अपलोडिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए बढ़ जाएगा और प्लाज्मिड कम है तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि हर प्लाज्मिड पर डिजायर्ड डीएनए आ जाएगा। सो आर्टिफिशियली एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए is called polymerase chain reaction. PCR stands for polymerase chain reaction. इसके प्रोसेस को देखो, हमने डिजायर्ड डीएनए को अपलोड किया, इतने रीजन को एम्पलीफाई करना है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, टेम्परेचर को हाई करेंगे, ये डीनेचर होगा, मतलब दोनों स्ट्रैंड ब्रेक करेगा। दोनों स्ट्रैंड ब्रेक करने के बाद एनीलिंग करेंगे, इस वक्त टेम्परेचर को डाउन करेंगे ताकि इस पे प्राइमर्स जो हम लोग आर्टिफिशियली डाले हुए हैं, कंप्लीमेंट्री है हमारे डिजायर्ड डीएनए से। ये ऑलरेडी हमें पता है कि डिजायर्ड डीएनए का जो बेस पेयरिंग है वो क्या है, ये सब हमें पता है। तो प्राइमर्स भी हमें पता रहेगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर डालेंगे। प्राइमर को अनील करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग टेम्परेचर को डाउन करेंगे। टेम्परेचर को डाउन किए हुए ही थोड़ी देर छोड़ेंगे और फिर डीएनए पॉलीमरेज का एक्सटेंशन जो कि टैक पॉलीमरेज है, टैक पॉलीमरेज इसी को कहते हैं। टैक आया है तुम्हारा वर्ड थर्मस एक्वेटिकस से, टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वेटिकस, इसलिए थर्मस एक्वेटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको टैक पॉलीमरेज कहते हैं और इसमें डाला हुआ है ऑलरेडी हमारा डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 30 साइकिल चलते हैं तो उसके बाद 30 साइकिल के बाद हमारा एम्पलीफाइड हो जाएगा नियर अबाउट आपका 1 मिलियन डीएनए का प्रोडक्ट मिल जाएगा आर्टिफिशियली इन लैब।
लैब में हमारा आर्टिफिशियली 1 मिलियन के लगभग ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने यही पढ़ा कि ये दिस स्टैंड्स फॉर पीसीआर। This is used for, this technique is used for artificial amplification of DNA, any DNA in recombinant DNA technology। हम लोग डिजायर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए का ही यूज कर रहे हैं। हम लोग पीसीआर का यूज एक जगह और पढ़े हैं, किसी को याद है, जिसमें हम लोग डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग पीसीआर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, हम लोग क्राइम साइट से डीएनए को कलेक्ट किए, ठीक है, और वो तो फिर वो क्राइम साइट को तो साफ कर दिया जाएगा वो, या क्राइम साइट खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो डीएनए को सैंपल को कलेक्ट किए हैं, अगर उससे डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जाने लगे और मानो हमारा सैंपल खराब हो जाए, तो फिर सैंपल कहाँ से मिलेगा? इसलिए क्राइम सीन से जो हमने डीएनए को कलेक्ट किया था उसको पीसीआर से एम्पलीफाई कराते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे और हमारे पास बहुत सारा उस डीएनए का सैंपल आ जाए और हम लोग जैसा यूज हो उसको यूज करते रहें। जैसे तो इस कंसेप्ट को समझे ना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डीएनए। तो पीसीआर यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो क्राइम साइट से हम लोग डीएनए को लिए थे उसको इंक्रीज कराने के लिए, आर्टिफिशियली सैंपल को के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग जामन जो यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, अगर जामन ज्यादा लोगों को बांटना है तो प्रिजर्व करके उसको पानी मिला के और उसके अमाउंट को बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा 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 सबको दें। तो इसी तरह सिंपल ये डीएनए, सैंपल डीएनए के नंबर को बढ़ाने को हम लोग पीसीआर कहते हैं, जो कि तुम अगर वो सीएसआईआर विजिट करोगे तो उसमें, या कोई भी अच्छा लैब विजिट करोगे जिसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, हर जगह ये एम्पलीफायर मशीन प्रेजेंट है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेज में जीरोक्स मशीन की तरह ये रहता है। इसमें आपके सेगमेंट डीएनए को लोड कर दिया जाता है, सारा आर्टिफिशियल जो इसका रॉ मटेरियल है वो डाल दिया जाता है, मशीन उतने टाइमिंग तक सेट कर दिया जाएगा, फिर आपको प्रोडक्ट उतने साइकिल, उतने प्रोडक्ट आपका डीएनए का बना हुआ मिल जाएगा। सो रिमेंबर द प्रोसेस, डीनेचरिंग, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ये तीनों टर्म याद करना। डीनेचर में सैंपल डीएनए को सेपरेट किया जाता है, अनीलिंग में प्राइमर्स ज्वाइन किए जाते हैं, डीनेचरिंग में टेम्परेचर हाई रहता है, एनीलिंग में टेम्परेचर को डाउन किया जाता है और फिर डाउन करने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर। पीसीआर का यूज बहुत जगह होता है। अब मेडिसिन वगैरह में भी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूज करने के लिए, जैसे किसी का डीएनए स्टडी करना है, उसके सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किए और फिर एम्पलीफाई करा दिए ताकि डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग आराम से यूज कर सके। सो दिस पीसीआर मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। नाउ पीसीआर समझ लिए, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट कर देंगे। ये मैंने कल ही पढ़ाया था कि जब हमारा डिजायर्ड डीएनए सेपरेट हो जाएगा उसको वेक्टर पे अपलोड कर देंगे और देन उसको इंसर्ट कर देंगे, जो भी जहां से भी हमको प्रोडक्ट लेना है, from where we want to get the product, whether it is bacteria or whether it is plant or whether it is animal, उस बेसिस पर हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज करके, बम ब्लास्टिंग करा के, जीन गन यूज करके, डाइवेलेंट आयन कटायन को यूज करके, हीट शॉक देके, जो भी हो, बैक्टीरिया या उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे और डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर पे अपलोड करके उसमें डाल देंगे। और इन सभी चीजों में हम लोगों का सेलेक्टेबल मार्कर का यूज हुआ था। ये सभी चीज ना रिपीट हो रहे हैं। एक बार एनसीईआरटी ने हर चीज को टूल मार्कर के तौर पे पढ़ाया है, टूल के तौर पे, उसके बाद उसी को प्रोसेस में समझाया है कि अब नाउ वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस इन द सेम वे एज, जैसे तुम लोग एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड मटेरियल लिखते हो और फिर प्रोसेस में मटेरियल का यूज लिखना स्टार्ट कर देते हो, इन द सेम वे। अब लास्टली हम लोग ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो कि सेकंड पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का और ये मस्ट है।
इससे पहले का जितना भी पार्ट हम पढ़े वो क्या था? कौन सा पार्ट था वो? जेनेटिकल। यस, जेनेटिकल था और जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट था। केवल हम लोग यहां तक पढ़ के इस टॉपिक को अगर छोड़ देंगे तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिस भी तरीके से हम लोग जीन के साथ टीचिंग करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, वो पार्ट हो गया तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब ये पार्ट बायोटेक्नोलॉजी में ऐड करना बहुत जरूरी है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट इन ए स्टरलाइज्ड कंडीशन ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। Now, when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant, or animal cell, the alien DNA, that is our desired DNA, gets multiplied, and the product we start getting the product in form of protein. In almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce the desired protein. Hence, there is a need of recombinant DNA to be expressed. इसलिए रिकम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेस होना काफी जरूरी है ताकि वो डिजायर्ड प्रोटीन आ सके। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, और इसके लिए फॉरेन जीन का जो कि हम लोग वेक्टर पे अपलोड करके कॉम्पिटेंट होस्ट में डाले हैं, उसका एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलना जरूरी है जहां पे वो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, one has to consider producing it on a large scale. और इसको लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस कराना है, तभी देन ओनली इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और लार्ज स्केल में प्लस स्टरलाइज्ड कंडीशन में, इफ प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन। इसको टिक कर लेंगे। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, जो डिजायर्ड डीएनए था वो कहीं और का था, वो प्रोडक्ट कहीं और किसी और ऑर्गेनिज्म में नेचुरली बनाता था, लेकिन हम लोग क्या किए, उस डिजायर्ड डीएनए को वहां से काट कर और कहीं और जोड़कर कहीं और डाल दिए जहां पे वो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। तो क्या वो नेचुरल जगह है उस प्रोटीन बनने का? नो मैम। नहीं है। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, वो नेचुरल वो नहीं है। हम लोगों ने मानो कि किसी दूसरे बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनता था नेचुरली, वहां से जीन काटे, फिर वेक्टर पे अपलोड किए, किसी और कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया में डाल दिए और अब वो प्रोडक्ट वहां बनने लगा। So all these products are type of are a result of recombinant DNA. So these type of proteins that we get in a heterologous host, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करना, नॉट इन होमोलोगस होस्ट, जिस होस्ट का वो नेचुरली है उसी में वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है किसी डिफरेंट होस्ट में। So this is called as recombinant, the product is called as recombinant protein. The cells harboring the clone gene of interest may be grown on a small scale in laboratory. हम लोग अपने ऐसे बहुत जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, वो बिल्कुल ये तुम लोग देख लोगे वहां जाके कि वहां भी रिकम्बिनेंट जीन का प्रोडक्ट बनता रहता है। The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it for using different separation technique. और बहुत different separation techniques को हम लोग यूज करके उसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई एंड स्टरलाइज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बायोटेक्नोलॉजी का, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी रह ही नहीं जाएगा, ये कोई फायदा नहीं हुआ देन बायोटेक्नोलॉजी का। द सेल्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस सेल कल्चर सिस्टम। अब इस जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बने या जो भी बना, उसको कल्चर में जो ग्रो कराएंगे, वो दो प्रकार का कल्चर सिस्टम हो सकता है। The used medium is drained out from one side and fresh medium is added to the another to obtain the cells in their physiological most active log exponential phase. अब देखो, न्यूट्रिशन मीडियम हम लोग ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि बैक्टीरिया हमेशा मल्टीप्लाइंग के कंडीशन में रहे, लॉग फेज में रहे। ग्रोथ का पढ़े होगे फेज, लैग फेज, लॉग फेज, देन सीनेसेंस फेज। तो न्यूट्रिशन मीडियम को हमेशा इतना एक्टिव और इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना कि बैक्टीरिया पूरा खा खा के तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई करता रहता है।
So here the growth must be in exponential phase, means active multiplying phase, so that our desired DNA will be multiplied faster and we will get the our recombinant protein in a faster manner. This type of culturing methods produces a larger biomass, leading a higher yield of desired protein. Small volume cultures cannot be yield appreciable quantities of product टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी. जैसे लेबोरेटरी में तुमको एक्सपेरिमेंट करके ग्रेजुएशन लेवल पे जो दिखाया जाएगा, वहां पे वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वहां पे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए केवल दिखाया जाएगा. लेकिन जब हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे जाएंगे, देन इट विल बिकम द होल द न्यूट्रिशन मीडियम विल बी ग्रो इन अ बायो रिएक्टर्स. बायो रिएक्टर्स में न्यूट्रिशन मीडियम को ग्रो कराएंगे, ना ही कि छोटा सा पेट्री प्लेट में. Whereas large volume 100 to 1000 liters of culture can be processed. बहुत बड़ी बड़ी एकदम कंटेनर टाइप मशीन रहेगी, जहां पे तुमको कल्चर को प्रोसेस किया जाएगा, कहीं से यूज्ड कल्चर निकलेगा और फिर नया नया कल्चर को हम लोग उसमें डालते जाएंगे. Thus bioreactors can be thought of the vessels. बर्तन है, जैसे मिल्क मैन को देखते होगे बर्तन लाते हुए बड़ा बड़ा केन, उसी टाइप का, उससे भी बहुत बड़ा. फॉर एग्जाम्पल, the bioreactors can be thought as a vessel in which raw materials are biologically converted into a specific product. Individual enzymes or using microbial plants, animals, or human cell. A bioreactor provides bioreactors means the container where large amount of nutrient media is kept and large number of recombinant vectors or recombinant molecules are grown to get the desired protein or the recombinant protein. By providing optimum growth होना चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सभी हम लोग टाइम टू टाइम वहां चेक करते रहते हैं. स्टैरर, अब दो प्रकार के टैंक हो सकते हैं. सिंपल स्टैरर टैंक है बायोरिएक्टर, यहाँ पे ये स्टायर करेगा ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा कंटिन्यूअस वे में और इक्वली मिलता रहे. स्टैरर फोम बेक, ये दोनों डायग्राम याद रखना, पिछली बार प्री बोर्ड में आया था और एग्जाम में भी आया था, दोनों का डिफरेंस. सेकंड है स्पार्क्ड स्टैरर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्क्ड. ये दोनों ही टैंक है, दो प्रकार के, इसका और इसका स्ट्रक्चर. इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस को देखते हैं यहाँ पे क्या है. और ये डिफरेंस ही आया था पिछली बार एग्जाम में. एक एक के आप लोग एक एक लेबलिंग को याद रखना, कौन सा क्या लेबलिंग है. स्टीम फॉर स्टराइजेशन, यहाँ पे H2O दिया जा रहा है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए है, मोटर है, फोम ब्रेकर है, जो फिर फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, कल्चर बोर्ड है, मतलब कल्चर को मिलाएगा, फेटेगा उसको. स्टायर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल with a curved base to facilitate the mixing of the reactor content. दोनों का डिफरेंस में हम लोग ये लिख सकते हैं. सिंपल स्टायर टैंक है जिसका कर्व बेस है, लेकिन ये जो स्पार्क्ड स्टायर टैंक है उसका रेक्टेंगुलर और प्लेन बेस है, कर्व बेस नहीं है. द स्टायर टैंक फैसिलिटेट even mixing and oxygen availability throughout the reactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that bioreactor has an agitator system. Agitate करना मतलब agitation means agitate करना means हाईली स्पीड से रोटेट करना, मिलाना, फेंटना. एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम. अब जब भी कुछ भी फेंटेंगे मिलाएंगे तो फोम टाइप क्रिएट होता है, तो उसको भी हटाने के लिए अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच, एंड दिस यू कैन रीड इट बाय योर ओन. नाउ कम टू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. ये जो प्रोडक्ट बना उसको फिल्टर करके, स्टेराइल करके और फिर मार्केट तक लाना, दुकानों तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया,
प्रोडक्ट हमें मिल गया। इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में मीन्स इसको प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे, प्योर करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, पैकिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे एंड देन इन फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री से बाहर निकलकर मार्केट तक जाएगा। देन ऑल द प्रोसेस इंक्लूड्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। After completing the biosynthetic stage, the product has to be subjected to a series of processes. Therefore, it may be ready for the marketing. The process includes separation, purification, which are collectively referred to as downstream processing. टिक कर लेना इसको. This is the definition of the downstream processing. कि product वहां तक हमें मिल गया कंटेनर में, वहां से सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, स्टरलाइज करना, फिर उसको प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू देना, मार्केट तक लेकर जाना। The product has to be formulated with a suitable preservatives. हाँ, this is important step. प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड करना, ना जाने वो कब एक्टिव होगा, कोई उसका कब उसका यूज होगा। ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई किया गया और तुरंत वो सेल आउट हो गया, तुरंत यूज हो गया। तो प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड किया जाता है। Such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs. और आजकल जो हमें कोरोना के टाइम में लिख रहा है, हमेशा मिलता है क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। प्रोडक्ट तो बना, अब ये एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, कुछ लोग अपने बॉडी को डोनेट करते हैं एज ए यूज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, वहां पे उनको वैक्सीन को डाला जाएगा या उस प्रोडक्ट को डाला जाएगा, ये उस व्यक्ति में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी इस चीज में, इस स्टेप में इंक्लूडेड है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और हाँ, एक की क्वालिटी चेक होती है, टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के रूप में कोई स्टरलाइज, कोई बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड या इन्फेक्शन कैरिंग प्रोडक्ट ही पूरे मार्केट में फैल जाए। The downstream processing and quality control testing vary from product to product। और downstream की processing and इसकी quality और इसको कैसे किया जाएगा, ये आपका product to product पर vary करता है। So here this chapter all include and this chapter is finished here, जहां हम लोगों ने start किया था कैसे हम लोगों ने product को पसंद किया, उसके related gene को चुना, फॉरेन डीएनए को वहां से कट किया, कट करने के बाद पहले फॉरेन डीएनए को सेपरेट किए, जो कि आइसोलेशन प्रोसेस में पढ़े, फिर हम उसको पीसीआर यूज करके एम्पलीफाई किए, फिर पीसीआर यूज करके एम्पलीफाई करके फिर एक्सटिंक्शन एंजाइम यूज करके अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स किए, उसका सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किए, फिर वेक्टर पे उसको अपलोड किए, रिकम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर को इनसाइड द बैक्टीरिया चूज किए। इतने तक हम लोगों ने बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट है। फिर उसको हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्ट पे बायो रिएक्टर्स में ले जाकर, जो कि 2 तरीके के बायो रिएक्टर हैं, उस दोनों को ध्यान से पढ़ना, डिफरेंस याद करना और लेबलिंग को याद करना, और फिर उसको हम लोग स्टरलाइज करके, प्यूरिफाई करके, प्रिजर्वेटिव डालकर देन वी लॉन्च इट इन द मार्केट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोटेक्नोलॉजी। ये तुम्हारा कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी प्रोसेस है। ओके, इसके बाद हम लोग